सुगम, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका लेखा शास्त्र का पेपर हुआ था 2023 के बोर्ड एग्जाम जो आपका हुआ था, उस पेपर का इस वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हो, पूरा मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख कर रखा है, तो वीडियो आपको पूरा देखना है। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। जितने भी आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, जो भी आपके प्रश्न आए थे, उन सारे प्रश्नों के आंसर यहाँ पर आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ आपको विकल्प बता दिए जाए और यहाँ पर बोल दिया जाए कि फुल सॉल्यूशन, ऐसा नहीं है। आपको जितने भी क्वेश्चन आपके आए थे, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मैं बताती हूँ, पूरा लिखकर आपको बताती हूँ किस तरह से आपको पेपर देना था और पेपर में उनके आंसर आपको किस तरह से लिखकर आना था, तो पूरा यहाँ पर बताया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो को मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका पहला प्रश्न था, पहले आपके आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो पहला प्रश्न आपका आया था बहुविकल्पीय प्रश्न में, आप पेपर उठाकर देखना, ये प्रश्न आपका आया था कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, ठीक है। ऑप्शन आपको मिले थे वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, व्यक्तिगत खाता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही ऑप्शन था इसमें, जो आपका राइट आंसर था वो था आपका वास्तविक खाता, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन था कि आय व्यय खाता बनाया जाता है। ऑप्शन आपको दिए गए थे, एकांकी व्यापार संगठन द्वारा या फिर कंपनी संगठन द्वारा। इसके बाद अगला था कि साझेदारी संगठन द्वारा या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो जो आपका दूसरा है, उसका जो आपका ये दिया गया है, इनमें से किसी के द्वारा नहीं, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए, आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आए थे, वो सारे प्रश्नों के आंसर यहाँ पर हम बताएंगे, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट था कि पुनर्मूल्यांकन खाता है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है? ऑप्शन मिले थे व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का आपका ये राइट हो जाएगा, नाम मात्र खाता। अब इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो अगला है, जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वो प्रश्न आपका ये दिया गया था, आप देख सकते हो। जो अगला प्रश्न है वो आपका ये आया था, प्रश्न को आप पढ़िए कि दायित्व में कमी है, दायित्व में कमी है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए थे, लाभ है, हानि है, लाभ है, प्राप्ति है या फिर व्यय है। तो इसका राइट हो जाएगा लाभ। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रश्न था वो ये था कि साझेदारी अधिनियम लागू हुआ। पांचवा प्रश्न था आपका, साझेदारी अधिनियम लागू हुआ 1956 में, 1948 में एंड 1932 में या फिर 1950 में। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है पांचवे का, आपका इसका क्या दिया गया, साझेदारी अधिनियम लागू हुआ। तो साझेदारी अधिनियम 1932 में हुआ। इसके बाद अगला आपका यहाँ पर दिया गया था, नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कि विशेष उद्देश्य के लिए लिया गया ऋण दर्शाया जाएगा। तो ऑप्शन आपको मिले थे आय व्यय खाते में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में या फिर चिट्ठे के दोनों पक्ष में। तो इस तरह से आपका ये आया था। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वो आपका ये दिया गया था, सातवां आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक कंपनी के अंशधारी होते हैं। ऑप्शन मिला था कंपनी के ग्राहक, कंपनी के लेनदार, कंपनी के कर्मचारी या फिर कंपनी के स्वामी। तो इसका देखिए, एक कंपनी के अंशधारी होते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो आपका सातवां दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कंपनी के स्वामी, ओके। अब इसके बाद देखिए, जो आपका नेक्स्ट है वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए, ये विकल्प आप एक बार अपनी कॉपी में भी चेक कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर इधर देख लीजिए, आपके जो शॉर्ट आंसर है
वो सारे कुछ आपको बताया जाएगा, पर वीडियो आपको पूरा देखना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले इसको समझिए, उसके बाद वहाँ पर पूरा आपको बताया जाएगा। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें, इसको बिल्कुल स्किप ना करें, नहीं तो फिर आपका छूट जाएगा, फिर आप कहोगे फुल सॉल्यूशन नहीं मिला, तो फिर आपका छूट जाएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आंसर है सारे आंसर आपको मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा चालू दायित्व नहीं है। तो ऑप्शन आपको मिले थे देविल, बैंक अधिविकास, या फिर अंश पूंजी, या फिर उद्यत व्यय। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न पढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया था कि कंपनी की विशेषताएं हैं। ऑप्शन मिले थे कृत्रिम व्यक्ति, या फिर कानून द्वारा निर्मित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कंपनी की विशेषताएं हैं, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद अगला विकल्प आपका था निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यहाँ पर पूछा गया था निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। ऑप्शन आपको इस तरह से दे दिए गए थे, 100 होती है, 50 है ना, इस तरह से आपके 4 ऑप्शन बना दिए गए थे। तो इस तरह से आपके आए थे विकल्प। आपने समझ लिए कौन कौन से विकल्प आए थे, वो आपको तैयार कर लेने हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि अतलग उत्तरीय प्रश्न आपके कौन कौन से आए थे। सारे प्रश्नों के आंसर यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कौन कौन से थे, फटाफट से देख लीजिए। पहला प्रश्न था आपका, आप पेपर उठाकर देखना, यही क्वेश्चन आपके आए थे कि आय व्यय खाते के उद्देश्यों को समझाइए। ठीक है, ये प्रश्न आया था। तो देखो इसका आंसर, आय व्यय खाते के उद्देश्य, देखिए इस तरह से आपको लिखना था कि आय व्यय खाते बनाने का उद्देश्य एक व्यापारिक संस्था के लाभ व हानि खाते बनाने की तरह ही होता है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर दिया गया कि आय व्यय खाते को तैयार करने का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय के शुद्ध आय व्यय की जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है कि आय व्यय खाते के क्या क्या उद्देश्य है, ठीक है, करनी है। तथा आय व्यय खाता प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाता है। फलतः चालू वर्ष के आय व्यय से करके व्यापार की वास्तविक स्थिति की जानकारी होती है। तो ये हो जाएगा आपका आय व्यय खाते के उद्देश्य, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देख लीजिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में दिया गया था कि साझेदारी संलेख को समझाइए। यही क्वेश्चन आपका आया था। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस तरह से आपको हेडिंग डाली थी साझेदारी संलेख, फिर आपको यहाँ पर लिखना था, आप यहाँ पर देख सकते हो कि साझेदारी संलेख, जिसे एक साझेदारी समझौता भी कहा जाता है, एक रिकॉर्ड है जो एक व्यवसाय संचालन के लिए सभी पंक्षों के अधिकारों और कार्यात्मकताओं को विस्तार से रेखांकित करता है। इसमें कानून का बल है और यह व्यवसाय के संचालन में भागीदारों का मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन करता है। वही हमारा कहलाता है साझेदारी संलेख। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था। प्रश्न को आप पढ़िए एक बार, फिर हम आपको आगे बताते हैं। तो प्रश्न आपने पढ़ा, प्रश्न क्या है कि आहरण पर ब्याज की गणना करने की किसी एक विधि को समझाइए। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। आहरण पर ब्याज की गणना, यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह के प्रारंभ में निश्चित राशि का आहरण करता है और आहरण की कुल राशि एक समान है, तो ब्याज की गणना आहरण की कुल राशि पर 6 पूर्णांक 1/2 मतलब आधा माह के लिए की जाएगी। इसके बाद देखिए इसका आपको सूत्र ये लिखना था। इसका सूत्र देख लीजिए एक बार। हाँ, तो इसका सूत्र आपको ये लिखना था। क्लियर हुआ? अब इसके बाद देख लीजिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन आपका आया था कि साझेदारी तथा कंपनी में अंतर बताइए।
ये क्वेश्चन मैंने आपको तैयार भी कराया था, आपका एग्जाम होने से पहले तैयार भी कराया था। पर देख लीजिए, अगर आप इस बार के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रही हो तो इस तरह से कीजिए कि पूरे के पूरे नंबर आए आपके लेखाशास्त्र के पेपर में, ठीक है। इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो पूरी तैयारी मैं आपको करा दूंगी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले इस पेपर को पूरा हल कीजिए, उसके बाद जो भी आपकी होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर पूरा मैं आपको हल कराऊंगी। पहले इतना देख लीजिए ऊपर, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, एक कंपनी को कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा विनियमित किया जाता है, ठीक है, जबकि एक साझेदारी फर्म को भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 द्वारा शासित किया जाता है। एक अंतर आपका ये हो गया। अगर आप इस तरह से लिखना चाहते हो कंपनी और इधर लिखना चाहते हो साझेदार, तो फिर आप उस तरह से भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर इस तरह से आपको बताया है। इसके बाद देख लिए पंजीकरण कैसे होता है, उसको देखिए। एक कंपनी तब तक अस्तित्व में नहीं आ सकती जब तक कि वह पंजीकृत ना हो, जबकि साझेदारी फर्म के लिए पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। एक अंतर आपका ये हो गया। इसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग मैंने यहाँ पर डाली है दायित्व। तो आप देखिए इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हो पंजीकरण दायित्व, और इधर आप कंपनी लिख सकते हो, इधर आप लिख सकते हो साझेदारी। फिर जो लाइनें हैं इनके अंतर है वो आप इधर और उधर लिख सकते हो। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला है दायित्व। तो संयुक्त स्टॉक कंपनी के मामले में शेयर धारकों की देयता शेयरों के अंकित मूल्य या गारंटी की सीमा तक सीमित, यानी असीमित कंपनियों के मामलों को छोड़कर, ठीक है, गारंटी की सीमा तक सीमित है। फिर आपको लिखना है जबकि साझेदारी के मामले में, आप लिखोगे जबकि साझेदारी के मामले में भागीदारी की देयता असीमित है। तो एक अंतर इसका ये हो जाएगा साझेदारी और कंपनी में। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर पढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये आया था, इस प्रश्न को मैंने आपको तैयार भी कराया था जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए थे। प्रश्न यहाँ पर है कि रोकड़ प्रवाह विवरण के क्या आशय है। रोकड़ प्रवाह विवरण से क्या आशय, ये क्वेश्चन आपका आस्क किया गया था। तो आंसर आप देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए आंसर आपका ये हो जाएगा। पहले आपको हेडिंग डालनी थी रोकड़ प्रवाह विवरण। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना था प्रवाह का मतलब होता है बहाव, ठीक है। रोकड़ प्रवाह यानी बहाव विवरण। तो एक निश्चित अवधि के भीतर व्यवसाय में किन किन साधनों से कितने रोकड़ आती है, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज समझिए, आपको साथ ही साथ लिखते चलना है। जितना भी मैं आपको बताऊं सारा आप साथ ही साथ लिखते चलोगे, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और अच्छे से आपको रिवाइज भी होता चलेगा यहीं से, ठीक है। तो क्या है रोकड़ प्रवाह विवरण, एक निश्चित अवधि के भीतर व्यवसाय में किन किन साधनों से कितने रोकड़ आती है और किन किन मदों से कितनी रोकड़ खर्च के रूप में या अन्य रूप में बाहर चली जाती है। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जो विवरण तैयार किया जाता है उसे हम रोकड़ प्रवाह यानी रोकड़ प्रवाह विवरण कहते हैं। प्रवाह का मतलब यहाँ पर लिख दिया मैंने ब्रैकेट में बहाव, ठीक है। क्लियर हो गया आपको कि रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, आगे बढ़िए। अब देख लीजिए अगला प्रश्न ये था आपका कि कंपनी के चिट्ठे के दायित्व पक्ष के 4 मदों को बताइए। यही आपका क्वेश्चन दिया गया था कि कंपनी के चिट्ठे के दायित्व पक्ष के 4 मदों को बताइए। तो इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार कर लेना है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लियर हुआ इतना। अब यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपका ये दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये पूछा गया था, आप प्रश्न को देख सकते हो। पहले प्रश्न को आप एक बार पढ़िए। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका था कि लाभ हानि खाता एवं लाभ हानि नियोजन खाते में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आपका आया था। तो आपको आंसर इस तरह से लिखना था कि लाभ हानि खाता इस तरह के सभी खर्चों और आय पर विचार करता है और किसी विशेष अवधि के दौरान किसी व्यवसाय द्वारा किए गए शुद्ध लाभ या
अशुद्ध हानि देता है। सभी अप्रत्यक्ष राजस्व व्यय और नुकसान लाभ और हानि खाते के डेबिट पक्ष पर दिखाए जाते हैं, जबकि सभी अप्रत्यक्ष राजस्व आय और हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाए जाते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये आस्क किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये था और इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए भी आप इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न है कि अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका ये था जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए थे उसमें। ठीक है, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में कि अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना था कि कभी कभी अंशधारक आवंटित अंशों पर एक या अधिक किस्तों का भुगतान नहीं कर पाए, तो ऐसे स्थिति में कंपनी के पास चूककर्ताओं के अंशों को हरण करने का अधिकार होता है। इसे ही हम अंशों का हरण कहते हैं। क्लियर हुआ। अंशों का हरण क्या है, डेफिनेशन आपने समझ ली। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर और थोड़ा समझिए कि हरण का अर्थ अनुबंध टूटने के कारण आवंटन का निरस्तीकरण और अंशों पर प्राप्त राशि को अंश हरण राशि के रूप में मानते हैं। ओके, समझ आ गया आपको आंसर किस तरह से लिखना है। अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं, क्लियर हुआ। अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न को पढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये दिया गया था 9वां क्वेश्चन कि विभाजन योग्य लाभ एवं लाभांश में अंतर बताइए। यही क्वेश्चन आपका आया था। विभाजन योग्य लाभ एवं लाभांश में अंतर बताइए। तो देख लीजिए पहले आपको लिखना था विभाजन योग्य लाभ क्या है, इसको पहले आप समझिए। तो विभाज्य लाभ कंपनी के लाभ का वह हिस्सा है जो कंपनी के अंशधारियों के मध्य लाभांश के रूप में बांटा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना था, इसके बाद देखिए इसका आंसर क्या होगा। सभी लाभ विभाजन योग्य नहीं होते, केवल वे लाभ ही को अंशधारियों में कानूनी तौर पर बांटे जा सकते हैं, विभाजन योग्य लाभ कहलाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर आपको डालनी थी लाभांश, और इसमें आपको लिखना था किसी कंपनी के लाभ में भागीदारियों का अंश होता है जो वह कंपनी लाभ कमाने पर अपने शेयर धारकों को देती है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि विभाजन योग्य लाभ क्या है और लाभांश क्या है। इसमें आपको अंतर अच्छे से क्लियर हो गया। तो ये थे आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद देखिए जो आपका 10वां प्रश्न था, प्रश्न आपका ये पूछा गया था। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है। अगले प्रश्न को पढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये पूछा गया था कि लाभ हानि नियोजन खाते में दर्शाई जाने वाली मदों का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को आस्क किया गया था। 10वां क्वेश्चन आपका ये दिया गया था अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि लाभ हानि नियोजन खाते में दर्शाई जाने वाली मदों का वर्णन करना था आपको। तो प्रश्न का आंसर आप इस तरह से आपको लिखना था कि लाभ और हानि खाता इस तरह के सभी खर्चों और आय पर विचार करता है और किसी विशेष अवधि के दौरान किसी व्यवसाय द्वारा किए गए शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि देता है। सभी अप्रत्यक्ष राजस्व व्यय और नुकसान लाभ और हानि खाते के डेबिट पक्ष पर दिखाए जाते हैं, जबकि सभी अप्रत्यक्ष राजस्व आय लाभ और हानि के खाते के क्रेडिट पक्ष पर दिखाए जाते हैं। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना था। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ। तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, यानी अतिलघु उत्तरीय प्रश्न
और जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो मैं आपको कवर करा चुकी हूँ, आपने वीडियो देखा है। और जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न रह गए थे उस पेपर का मैं आपको फुल सॉल्यूशन दूंगी, जैसा कि मैंने बोला था। तो आपके जो रह गए थे वो आप इसमें कवर कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न यहाँ पर आप कवर करने वाले हो, ठीक है। वीडियो में आप एंड तक बने रहे, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जितने भी मैं आपको आंसर दूं, जो आपके क्वेश्चन आए थे, आप पेपर उठाकर देखना, यही आपके क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और देखिए, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आप अपनी कॉपी बना लीजिए और जो भी मैं आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो बोर्ड एग्जाम के पेपर है उनका सॉल्यूशन जब देती हूँ तो आप लिखते चलिए साथ ही साथ। अभी से अपनी इसी तरह का आप रूटीन बनाइए और इस तरह से अपनी मेहनत करते चलिए अभी से, ठीक है। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है वो आपका ये दिया गया था। प्रश्न को पढ़िए कि आगम शोधन खाता और रोकड़ खाता में अंतर बताइए। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो आपका प्रश्न है वो आपने पढ़ लिया, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा कि आगम से आशय व्यवसाय की आय से है। इसका अभिप्राय नियमित रूप से प्राप्त होने वाली आय या आवर्ती प्रकृति की आय से भी है, ठीक है। आगम से पूंजी में अभिवृद्धि होती है। माल के विक्रय से प्राप्तियां अर्जित, ब्याज अर्जित, कमीशन एंड अर्जित किराया, अर्जित लाभांश, अर्जित बट्टा आदि, ठीक है। तो आपको समझ आया कि आगम शोधन खाता क्या है। आप दोबारा से एक बार देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से आपको यहीं पर याद भी हो जाएगा। देखिए, आगम से आशय व्यवसाय की आय से है। इसका अभिप्राय नियमित रूप से प्राप्त होने वाली आय या आवर्ती प्रकृति की आय से भी है, ठीक है। आगम से पूंजी में अभिवृद्धि होती है। इसके बाद देखिए, माल के विक्रय से प्राप्तियां अर्जित ब्याज, ठीक है, प्राप्तियां अर्जित ब्याज, अर्जित कमीशन, फिर यहाँ पर दिया गया है कि अर्जित किराया एंड दूसरा है अर्जित लाभांश, अर्जित बट्टा आदि। ओके, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका पूछा गया है कि रोकड़ खाता में अंतर बताइए। क्वेश्चन क्या है, रोकड़ खाता में अंतर। आगम शोधन आपने समझ लिया, आप देखिए रोकड़ खाता क्या है। यहाँ पर देखिए रोकड़ खाते को समझिए। तो दिया गया है कि रोकड़ यानी कैश बुक या कैश अकाउंट, ठीक है। रोकड़ जिसमें मुद्रा की प्राप्तियों तथा भुगतानों का लेखा किया जाता है। रुपया कहाँ कहाँ से कितना आता है, कहाँ कहाँ कितना चला जाता है, फिर शेष कितना बच जाता है, इसे प्रकट करने के लिए रोकड़ बही बनाई जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, हाँ देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न को आप पढ़िए कि औसत लाभ के आधार पर ख्याति की गणना करने की विधि को उदाहरण सहित समझाइए। ये आपका दिया गया था। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले आपको हेडिंग डाली थी औसत लाभ आधार विधि, फिर आप लिखोगे कि इस विधि के अंतर्गत कुछ गत वर्षों के सामान्यतः 3 या 5 वर्षों के लाभों को जोड़कर तथा योग के वर्षों की संख्या का भाग देकर औसत लाभ ज्ञात कर लिया जाता है। तत्पश्चात किसी सम्मत संख्या या संलेख में दी गई एक निश्चित संख्या का गुणा करके फर्म की ख्याति का मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी विधि। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया था कि पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों की विवेचना कीजिए, ठीक है। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों की आपको विवेचना करनी थी। तो यहाँ पर देख लीजिए जो पहला आपका है, जो पहला पूर्वाधिकार का अंश है वो है आपका असंचयी पूर्वाधिकार अंश। पहला आपका ये है। तो यहाँ पर मैंने ये हेडिंग डाली है, आप अपना पूरा लिख लेना, ठीक है। जो भी इसके अंदर है वो आप अपना पूरा लिख सकती हो। यहाँ पर मैंने ये प्रकार आपको बता दिए हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि संचय पूर्वाधिकार अंश, ठीक है, असंचय पूर्वाधिकार अंश। दूसरा क्या है आपका संचय पूर्वाधिकार अंश, ठीक है। इसके प्रकारों की यहाँ पर विवेचना की जा रही है। ओके, इसके प्रकार बता रहे हैं, विवेचना आपको खुद से यहाँ पर लिख लेनी है। अगला है आपका परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। ओके, अगला है आपका यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आपका दिया गया है कि विमोचनशील या शोध पूर्वाधिकार अंश। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि अविमोचनशील पूर्वाधिकार अंश। तो ये है इसके प्रकार। इसके आगे देखिए, अब इसके आगे यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हो, आगे देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो, ये आपके अभी प्रकार ही चल रहे हैं, ठीक है। पूर्वाधिकार अंश जो है उसके प्रकार बताया जाए। नेक्स्ट है भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश। इसके बाद है अभाग युक्त पूर्वाधिकार अंश। क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये था आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में कि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के महत्व का वर्णन कीजिए। ये आपका आया था क्वेश्चन। तो आंसर देखिए कि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से जो पिछले वर्षों के क्रय विक्रय तथा व्यय के आंकड़े प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर क्रय विक्रय और व्यय के संबंध में भावी पूर्वानुमान आसानी से लगाए जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, आप देख सकते हो कि वित्तीय विश्लेषण से इस बात की भी जानकारी हो जाती है कि हमारे लाभ तथा लागत व्यय बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का महत्व। क्लियर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या आया था। अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया था, यहाँ पर आप देख सकते हो। देखिए प्रश्न आपका ये आया था कि कंपनी की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए, ठीक है। तो जब भी आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे तो आप हेडिंग डालोगे कंपनी की विशेषताएं। ओके, हेडिंग डालने के बाद देखिए यहाँ पर आप लिखोगे कि ऐच्छिक संघ। अब यहाँ पर देखिए मैंने दोनों मिक्स कर दिए हैं, तो आपको क्या करना है, अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो, इधर आपको हेडिंग डालते चलना कि ऐच्छिक संघ, फिर यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे कंपनी, इधर आप डाल सकते हो, सॉरी यहाँ पर ये आपकी विशेषताएं, मुझे लगा अंतर, चलो विशेषताएं यहाँ पर आपकी पूछी है तो आप इसी तरह से लिखोगे, ठीक है। तो विशेषताएं है तो इसमें आप फर्स्ट हेडिंग डालोगे कि ऐच्छिक संघ, ठीक है। फिर आप इसमें लिखोगे कि कंपनी व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई जाती है। कंपनी को जो लाभ होता है उसका कुछ भाग लाभांश के रूप में निश्चित नियमों के अंतर्गत अंशधारियों में बांटा जाता है, ठीक है। ऐच्छिक संघ आपने समझी। हेडिंग डालने के बाद इसकी विशेषताएं बताते हुए नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर आप डालोगे। अगली हेडिंग आपकी पढ़नी है कि वैधानिक कृत्रिम अस्तित्व, और फिर इसमें आप लिखोगे कि कंपनी का निर्माण कानून द्वारा होता है। कंपनी का निर्माण कानून द्वारा होता है और इसे स्वतंत्र वैधानिक व्यक्तिगत प्राप्त होता है। एक सामान्य व्यक्ति की भांति कंपनी स्वयं के नाम से व्यापार व्यवहार कर सकती है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगली हेडिंग आपको क्या डाली है, सीमित दायित्व, ओके। और फिर इसमें आप लिखोगे, देखिए यहाँ पर मैंने 3 हेडिंग आपकी डाली हैं, 3 विशेषताएं बताई हैं। आप यहाँ पर 5 विशेषताएं लिख लोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। सीमित दायित्व में आप लिखोगे इसके अंशधारियों का दायित्व उसके द्वारा लिए गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित रहता है, ठीक है। अंकित मूल्य तक ही सीमित रहता है। फिर आप लिखोगे कि कंपनी के दायित्व के लिए अंशधारी निजी तौर पर उत्तरदायी नहीं होते और व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग कंपनी के दायित्व के लिए नहीं किया जा सकता।
तो आपको समझ आ गया कि सीमित दायित्व में आपको क्या लिखना है, एक बार आप देख लीजिए। देखिए हेडिंग पड़ेगी तीसरी सीमित दायित्व, नेक्स्ट पड़ेगी आपकी वैधानिक कृत्रिम अस्तित्व, एंड आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो यहाँ पर मैंने डाली है ऐच्छिक संघ। अब इससे आगे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला प्रश्न जो है वो आपका ये पूछा गया था, प्रश्न को पढ़िए कि कंपनी एवं साझेदारी में आप किसे उचित समझते हैं और क्यों। तो जो आपका 2023 का बोर्ड एग्जाम हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन आपका आस्क किया गया था। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इस बार के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस बार के लिए आपको ये प्रश्न तैयार करना है कि कंपनी एवं साझेदारी में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन आपका इस बार आस्क किया जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, कंपनी एवं साझेदारी में अंतर बताइए। तो जब आप इसका आंसर लिखोगे तो पहले आपको हेडिंग इस तरह से डालनी है, कंपनी एवं साझेदारी में अंतर, फिर आप इसमें लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे अर्थ। अब यहाँ पर आप समझिए, जैसे यहाँ पर कंपनी साझेदारी में अंतर पूछा गया, ठीक है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हो अर्थ, यहाँ पर आप लिख सकते हो कंपनी और इधर लिख सकते हो साझेदारी। तो मैंने यहाँ पर मिक्स करके बता दिया है। तो यहाँ पर जैसे आप अर्थ लिखोगे फिर कंपनी का क्या अर्थ यहाँ पर दर्शाओगे, फिर इधर लिख दोगे साझेदारी का क्या अर्थ है। नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे अधिनियम, फिर आप अधिनियम यहाँ पर डालोगे, फिर आप लिखोगे कंपनी का क्या है, ठीक है, इसके बाद साझेदारी में क्या है। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पर देखिए पूरा एक में ही लिख दिया है, तो ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो अर्थ में आप लिखोगे कि कंपनी विधान निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसे स्थायी अस्तित्व एवं उत्तराधिकार प्राप्त है, जिसका अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसके आगे आप लिखोगे कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने हेतु सहमत हुए हैं तथा उसका संचालन उन सभी के द्वारा अथवा उन सभी की ओर से उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। तो आपको समझ आ गया कि साझेदारी और कंपनी का अर्थ क्या है। क्लियर हुआ इतना। अब यहाँ पर देख लीजिए अधिनियम, देख लीजिए, तो फिर आप लिखोगे कि कंपनी पर कंपनी अधिनियम 2013 में लागू होता है और साझेदारी पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। तो यहाँ पर मैंने ये 2 हेडिंग आपको डालकर बताएंगे। इसी तरह से आप कई सारी हेडिंग डालकर इनमें जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो आप लिख सकते हो। तो यही इतने ही आपके आए थे लघु उत्तरीय प्रश्न। 2023 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, यही आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, इतने ही प्रश्न आए थे। तो सारे प्रश्नों के आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर ज़रूर कर दें। कि हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि वीडियो इतनी मेहनत से मैं आपके लिए बनाती हूँ, जो भी आपको चाहिए हर चीज़ मैं देती हूँ। अगर एक बच्चा मांगता है तो उसके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, तो आपको भी थोड़ी सी मेरी हेल्प करनी होगी। वीडियो पसंद आया करे तो अपने एक फ्रेंड्स में तो आप भेज ही दिया करो। ऑल फ्रेंड्स में नहीं भेजते कोई बात नहीं, आपका एक दोस्त है उसके पास आप भेज दिया करो वीडियो को, और अच्छा लगे करे तो वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर किया करें। ओके, थैंक यू।